Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, Department of History, ABM कॉलेज जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए कोर कोर्स 12 का पेपर लेकर आई हूँ। यह पेपर सेमेस्टर 5 जनरल कोर्स DSC के बच्चों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में काफ़ी समानताएं हैं। तो आज इस पेपर में मैं झारखंड का इतिहास पढ़ाऊंगी। आज मेरा टॉपिक है तुर्क अफगानों के समय झारखंड। हम देखते हैं कि मध्यकाल तुर्क अफगान के समय झारखंड की क्या स्थिति थी, इसमें हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि मध्यकाल के इतिहास का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि मुगल साम्राज्य तक छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र दिल्ली या बाहरी सल्तनत के सीधे कब्जे से मुक्त था। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक फैले इस जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग भी संभवतः मध्यकाल में ही शुरू हुआ। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। इस जनजातीय बहुल झारखंड क्षेत्र को छोड़ उस समय संपूर्ण उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क शासन की नींव रख ली थी। केवल झारखंड का राज्य ही इससे अछूता रहा था। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस राजनीतिक हलचलों से झारखंड बहुत हद तक पृथक था, परंतु इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में दक्षिण बिहार पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बंगाल पर आक्रमण किया था। इसके लिए उसने झारखंड का ही मार्ग चुना था। अपने अभियान में सफलता प्राप्त होने के बाद उसे इस क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया था। इतिहासकारों का यह भी मत है कि बख्तियार खिलजी की सेनाओं के साथ अथवा उसी काल में उरांव जनजाति का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ होगा। साधारणतः यह माना जाता है कि उरांव जनजातियों की भाषा अरबी, फारसी तथा तुर्की के भाषाओं से मिलते जुलते हैं। जैसे उस समय प्रचलित चौधरी, खूट आदि शब्द वर्तमान में भी प्रचलित हैं, उरांवों में अभी भी प्रचलित है। 14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की जनजातियां भी आकर सामान्य रूप से बस चुकी थी, जिसका प्रभाव स्थानीय भाषा एवं संस्कृति पर पड़ा। तुगलक के सिपहसालार मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किला को विजित कर फतेह खान दौला खां के हवाले कर दिया था। इतिहासकारों के मतानुसार तुगलक काल में बंगाल के शासक इलियास खान ने हजारीबाग के निकट सतगावा को अपना मुख्यालय बनाया था। हम देखते हैं कि मध्यकाल में छोटा नागपुर में कई छोटे मोटे हिंदू और अर्ध हिंदू शासकों के राज्य थे, जिसमें पलामू के रक्सैल, कोकरा के नागवंशी तथा सिंहभूम के सिंह वंश आदि प्रमुख थे। यह संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र मुसलमानों को या गैर
जनजाति के लोगों को झारखंड के नाम से ज्ञात था। अकबर के राज दरबारी अबुल फजल की रचना अकबरनामा और सल्तनत कालीन इतिहासकार अफीक की रचना शम्से सिराज से इस तथ्य की हमें पुष्टि होती है। मुगल काल में झारखंड होकर पार करने वाली कोई स्थायी सड़क न थी। इसकी सीमाओं पर तुर्क अफगान काल में अनेक जागीरदारों अथवा सैन्य संचालकों को तैनात किया गया था ताकि झारखंड के जनजातियों से दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य की सुरक्षा की जा सके। बड़ी कठिनाई से 2-3 बार मुस्लिम फौज उत्तर पूर्वी झारखंड होकर गुजरी थी। जैसे उस समय उदाहरण के लिए झारखंड जाते समय, बंगाल जाते समय शेर खां इस रास्ते से होकर गुजरा था। जब वह स्वयं झारखंड पार कर रहा था उस समय उसका पुत्र जलाल खां तेलियागढ़ी की नाकेबंदी करने में व्यस्त था। शेर खां बंगाल के शासक से अपार धन संपदा को लूटने में सफल रहा और अपार संपदा के साथ उसने राजमहल के निकट गंगा पार की और मुगलों को चकमा देते हुए झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ किले में पहुंचने में सफल हो गया। इस बात के साक्ष्य हमें मिलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक बंगाल पास्ट एंड प्रेजेंट 1824 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उसके समय तक झारखंड के राजागण किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना निर्बाध रूप से अपना शासन कार्य कर रहे थे। इसके पूर्व मुस्लिम आक्रांताओं का झारखंड में प्रवेश सिर्फ अपने शत्रुओं का पीछा करने के क्रम में हुआ था या बंगाल उड़ीसा जाने के क्रम में ही हुआ था। खानदेश के राजा आदिल शाह द्वितीय ने भी अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा था, जिससे वह झारखंड के इतिहास में झारखंडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसका वर्णन हमें प्रसिद्ध पुस्तक डब्ल्यू हाइन की प्रसिद्ध पुस्तक द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया से मिलती है। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल बन गया था। मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष के क्रम में स्वयं शेर शाह ने इस क्षेत्र का कई बार प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं कि शेर खां और चेरों का क्या तालमेल उस समय था। हम देखते हैं कि एक परंपरा के अनुसार राजा भागवत राय ने पलामू के चेरो वंश की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में की थी, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने अपने शोध द्वारा प्रमाणित किया है कि शेर खां के राज्यारोहण से पूर्व ही चेरो रोहतासगढ़ से आगे बढ़कर पलामू में प्रवेश कर चुके थे। इस तथ्य की पुष्टि झारखंड के इतिहासकार बी वीरोत्तम ने भी अपनी पुस्तक द नागवंशी एंड द चेरोज में की है। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई के पहले शेर खां ने अपने सेनापति खबास खां को झारखंड के एक राजा महारत चेरो के खिलाफ भेजा था।
1538 ईस्वी में शेर खां ने रोहतासगढ़ पर अधिकार कर लिया, किंतु शेर खां जब भी कोई विपत्ति या किसी कार्य में फंसा होता था तो महाराज चेरो उसका लाभ उठाने में नहीं चूकता। वह झारखंड के जंगल पहाड़ों से निकलकर दक्षिण बिहार के किसानों को सताता था, लूटपाट, अत्याचार आदि करता था, जिसके कारण यात्रियों का बंगाल आवागमन कठिन हो गया था। वह शेर खां के सैनिक शिविरों से घोड़े, हाथी आदि लूट लिया करता था। इसलिए शेर खां ने खबास खां को महारथ चेरो के विरुद्ध आक्रमण करने हेतु भेजा था। झारखंड के राजा महारथ चेरो के विरुद्ध शेर खां के इस अभियान दल का सुंदर वर्णन अहमद यादगार की पुस्तक तारीखे फिरोजशाही में किया गया है। इसके अतिरिक्त अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीखे शेरशाही में भी शेरशाह के इस अभियान का वर्णन है। तारीखे दादी तथा अब्दुल्लाह द्वारा लिखित तारीखे खानदान तैमूरिया में भी शेरशाह के चेरों के खिलाफ इस अभियान का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई पुस्तकों तथा ग्रंथों में इस अभियान की चर्चा है, जैसे H.C. मिश्र के शोध प्रबंध द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सू डायनेस्टी में भी इस बात की चर्चा की गई है। R.S. अवस्थी की रचना द मुगल एम्परर हुमायूं इत्यादि में भी इस अभियान की चर्चा हुई है। अहमद यादगार तथा अन्य लेखकों के अनुसार इस आक्रमण का उद्देश्य संभवतः श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी को प्राप्त करना था। खबास खां ने अपने 4000 घुड़सवार को लेकर रोहतासगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हुए सोन नदी पार की। अतः दरिया खां और खबास खां ने झारखंड के राजा को चारों ओर से घेरकर आत्मसमर्पण करने हेतु बाध्य कर दिया, जिससे चेरो को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन इतिहासकारों के अनुसार इस आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी को प्राप्त करना। उस समय लूट के माल के साथ श्याम सुंदर हाथी को भी शेरशाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस अभियान से शेर खां ने अधिक प्रसन्नता अनुभव की और इसे मुगलों की गद्दी को हासिल करने का शुभ लक्षण माना। आधुनिक शोधों से भी यह स्पष्ट होता है कि शेरशाह द्वारा रोहतास विजय और महारथ चेरो की पराजय सिर्फ समसामयिक महत्व की घटनाएं हैं। झारखंड पर शेर खां की विजय झारखंड के केवल उस भाग की ओर इंगित करती है जहां महारथ चेरो का शासनकाल था। हालांकि पलामू में अब सफेद हाथियों का अभाव है, लेकिन जंगली हाथियों के विशाल झुंड अभी भी देखे जा सकते हैं। झारखंड का मध्यकालीन इतिहास में इस अभियान का काफी महत्व है। चेरो के निष्कासित किए जाने के बाद पलामू पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1538 ईस्वी में खबास खां द्वारा महारथ चेरो को पराजित किए जाने के पश्चात भी सूर चेरो में संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। उस समय जून 1539 ईस्वी में भी शेर खां द्वारा महारथ चेरो पर आक्रमण करने की संभावना बनी हुई थी। हालांकि शेर खां अपनी सेना को आगे पीछे करता रहा, लेकिन उसका उद्देश्य बाहरी तौर पर महारथ चेरो के आक्रमण को रोकना था, लेकिन वास्तविक रूप से वह हुमायूं को भ्रम में रखना चाहता था।
वो अपनी पूरी तैयारी चौसा के युद्ध के लिए कर रहा था। चौसा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात रोहतास से बीरभूम तक के इलाके पर शेर खां का अधिकार कायम हो गया और अगले 35 वर्षों तक अफगानों का राजमहल पर कब्जा बना रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में ही झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है और तुर्क अफगानों के समय झारखंड की क्या स्थिति थी इसका वर्णन हमने इस लेक्चर में किया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में एक प्रश्न ये आता है कि तुर्क अफगानों के समय झारखंड राज्य की स्थिति का वर्णन करें। या लघु उत्तरीय प्रश्न में यह प्रश्न बनता है कि शेर खां या महारत शेरों के बीच हुए संघर्ष की संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एक और प्रश्न आ सकता है, समकालीन स्रोतों के आधार पर तुर्क अफगानों के समय झारखंड की स्थिति का वर्णन करें। शॉर्ट टाइप में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें भी बहुत क्वेश्चन आएगा। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कौन इतिहास में झारखंडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ये सब क्वेश्चन आएंगे। इसको थोड़ा सा इस लेक्चर को ध्यान से सुनकर बुक से पढ़कर आप लोग क्वेश्चन बनाइए। कुछ प्रॉब्लम होने से फिर मैं बताऊंगी या प्रश्न उत्तर का एक सेशन अलग से होगा, उसमें हम लोग इस बात को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।